वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट का डिटेल से स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट को थैंक्स। चलिए अब टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर है, जो आप लोग का कमेंट्स भी था कि ट्रांसफार्मर के बारे में बताइए। तो ट्रांसफार्मर जो है हमारा एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस कहने का मतलब कि ये इसका जो पार्ट्स होता है, जो मैकेनिकल पार्ट्स होता है लाइक ए कोर, वाइंडिंग, ये हमारा एक रेस्ट कंडीशन में रहता है, मूवेबल कंडीशन में नहीं रहता। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो अगर ट्रांसफार्मर में निकल करके सामने आता है तो हमारा आता है कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस, तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है? स्टैटिक डिवाइस है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है ट्रांसफार्मर का, जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है ट्रांसफार्मर का, वर्किंग प्रिंसिपल, ये जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये क्या करता है? हमारा वर्क करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, उस पे ये वर्क करता है। इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी है। अगर ये जो n की बात करते हैं, अगर डायनामिक डिवाइस होगा, अगर डायनामिक डिवाइस होगा, डायनामिक डिवाइस होता है तो हमारा n आपका आरपीएम होता है, आरपीएम रोटेशन पर मिनट होता है यहाँ पे। अगर ये स्टैटिक डिवाइस होता है, ये अगर स्टैटिक डिवाइस होता है तो n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न होता है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है? स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर अगर स्टैटिक डिवाइस है तो ये n हमारा क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ टर्न कराएगा। और डी फाई बाई डी टी जो होता है, डी फाई बाई डी टी जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। क्लियर है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है हमारा? फ्लक्स होता है। अब सवाल है कि ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलता है, तो एक बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, और सेकंड होता है म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो सेल्फ इंडक्शन है एक्चुअली में है क्या, पहले चीज को समझिए। तो मान लीजिए कि ये आपका कॉइल है, ये आपका क्या है? हमारा कॉइल है। अरे इस कॉइल में अगर आप करंट अप्लाई करते हो, ठीक है, इस करंट में करंट अप्लाई करते हो तो क्या डेवलप होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसी कॉइल में एक नया ईएमएफ डेवलप होगा जो इस अप्लाइड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जो क्या होगा? हमारा अप्लाइड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो हमारा सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या हो गया कि एनी कॉइल अप्लाई एन करंट, देन करंट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड न्यू करंट डेवलप इन सेम कॉइल एंड दिस करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द अप्लाइड करंट डायरेक्शन। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। अब बात रही म्यूचुअल इंडक्शन की, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है मेरे भाई? मान लो एक कॉइल है यहाँ पे, ठीक है, एक कॉइल है और इसके बगल में एक सेकंड कॉइल है। बातों को समझिए, दो अलग अलग कॉइल है हमारा, ठीक है। अब इस कॉइल में आप करंट अप्लाई करते हो, ठीक है। इस कॉइल में जब करंट अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा ऐसे करके। मान लीजिए ये नॉर्थ पोलैरिटी है, इधर से हमारा क्या आ रहा है? इन हो रहा है, तो साउथ पोलैरिटी हो रहा है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड के लिंक में जैसे ही सेकंड कॉइल आता है, ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में सेकंड कॉइल आता है तो इस सेकंड कॉइल में एक नया ईएमएफ डेवलप होता है। इस
इस डेवलप्ड ईएमएफ को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये दोनों जो कॉइल है हमारा, कॉइल 1 और कॉइल 2, ये फिजिकली कांटेक्ट नहीं है, ये फील्ड कांटेक्ट है। मतलब यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट स्टेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फील्ड कांटेक्ट स्टेबल है। और फील्ड कांटेक्ट के कारण जब सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, बड़ा इसमें कंफ्यूजन वाला पॉइंट हमेशा आता है कि ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल, तो पट देनी हम लोग कह देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है मेरे भाई कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे है, और कुछ ट्रांसफार्मर जो होता है सेल्फ इंडक्शन पे चलता है, और ज्यादातर ट्रांसफार्मर मेरे लार्ज अमाउंट ऑफ जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे चलता है। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे ही चलता है, ये कहना गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये कहना सही होगा कि ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल डायरेक्टली बेस्ड ऑन इंडक्शन फेनोमेना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना। क्योंकि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, जो वोल्टेज स्टेबलाइजर में होता है, वो आपका म्यूचुअल इंडक्शन पे नहीं चलता, वो चलता है हमारा सेल्फ इंडक्शन पे। और जनरली जो कॉमन ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा चलता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। क्लियर है यहाँ पे। अब इसके बाद तो हमारा ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या निकल के आया, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है यहाँ पे। इसमें से सम ट्रांसफार्मर वर्क इन सेल्फ इंडक्शन एंड सम ट्रांसफार्मर वर्क इन म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये था मेरे भाई वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। अब सवाल है कि ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ट्रांसफर करता है वन सर्किट टू अनदर सर्किट। मतलब वोल्टेज ट्रांसफार्मर, वोल्टेज चेंज्ड वन सर्किट टू अनदर सर्किट। मतलब ये ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को वन सर्किट से अनदर सर्किट में ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। तो एक कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो ट्रांसफार्मर में आपको समझना बहुत जरूरी है कि ट्रांसफार्मर जो है ये वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। ट्रांसफार्मर जनरली क्या है हमारा, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। ट्रांसफार्मर क्या है हमारा, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस है। तो मान लीजिए हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ये बीच वाला हमारा क्या होता है मेरे भाई, कोर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और ये जो होता है हमारा, जिधर से हम लोग एसी इनपुट देते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या लगाते हैं, एसी इनपुट। तो इनपुट वाइंडिंग हमारा क्या कहलाता है, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। इनपुट वाइंडिंग क्या कहता है, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाता है। और जो आउटपुट जिसमें लोड कनेक्ट रहता है, जिसमें क्या रहता है हमारा, लोड कनेक्ट रहता है, ठीक है, जिसमें हमारा लोड कनेक्ट रहता है, LOAD, लोड कनेक्ट रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। लोड कनेक्ट वाला को क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। तो सवाल है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग जो वोल्टेज को ट्रांसफर करता है कोई ट्रांसफार्मर, तो क्या क्या चेंजेस होता है और क्या क्या चेंजेस नहीं होता है। तो सबसे पहले जो पॉइंट निकल करके सामने आता है, जो रिमेंबर पॉइंट है, पावर अनचेंज्ड। पावर अनचेंज्ड मतलब सीधी सी बात है मेरे भाई कि ट्रांसफार्मर में यहाँ पे क्या है, ये फील्ड कॉन्टेक्ट है, फिजिकल कॉन्टेक्ट तो है नहीं यहाँ पे। तो ट्रांसफार्मर जब वोल्टेज को वन सर्किट से अनदर सर्किट, ये हमारा एक अलग सर्किट है, ये हमारा एक अलग सर्किट से, ठीक है। तो एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जब जाना रहता है इसको, तो ये पावर को कभी बदलता नहीं है। मतलब सीधी सी बात है मेरे भाई, प्राइमरी पावर इक्वल्स टू सेकेंडरी पावर, मतलब PP इक्वल्स टू PS। प्राइमरी पावर इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, सेकेंडरी पावर होता है। मतलब ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे हमारा। पॉइंट नंबर 2 निकल करके आता है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड। फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड, ये फ्रीक्वेंसी को भी चेंज्ड नहीं करता है।
मतलब कि प्राइमरी में अगर कोई ट्रांसफार्मर का इनपुट में, जैसे इंडियन एसी का हमारा क्या आता है 50 हर्ट्ज है, तो हमने 50 हर्ट्ज का एसी हमने अप्लाई किया, तो इधर 50 हर्ट्ज से नीचे नहीं आएगा, एग्जैक्ट 50 हर्ट्ज ही आउटपुट हमारा आने वाला है इंडक्शन के बाद, ठीक है। मतलब प्राइमरी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब एफ पी इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे एफ एस होगा। क्लियर है यहाँ पे, एफ पी इक्वल्स टू क्या होगा हमारा एफ एस होगा, कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई। चलो, तो यहाँ पे प्राइमरी फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है इक्वल होता है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट जो और निकल के सामने आता है वो आता है हमारा फ्लक्स अनचेंज्ड। क्या आता है हमारा फ्लक्स अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, ये फ्लक्स को चेंज नहीं करता है। तो सीधी सी बात है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो प्राइमरी वाइंडिंग में जितना इनपुट फ्लक्स देते हैं उतना ही हमारा आउटपुट फ्लक्स रहता है। मतलब फाई एस मैंने फाई पी इक्वल्स टू फाई एस होगा, ये फ्लक्स को चेंज नहीं करता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या क्या चेंज नहीं किया, पावर चेंज नहीं किया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, और हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, साथ ही साथ हमारा फ्लक्स को भी चेंज नहीं किया। तो सीधी सी बात है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है, कि अब इसमें वोल्टेज क्या हो रहा है, स्टेप इन स्टेप डाउन हो रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद चेंज क्या होता है। तो अगर कोई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज अगर चेंज होता है तो हमारा करंट क्या होगा अनचेंज्ड रहेगा, करंट क्या होगा हमारा अनचेंज्ड होगा। मतलब कि अगर वोल्टेज को अगर ट्रांसफार्मर प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग अगर जा रहा है, तो अगर हमारा वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो अनचेंज कंडीशन में रहेगा। और अगर हमारा करंट को चेंज करेगा, करंट अगर चेंज होता है तो उस कंडीशन में वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अनचेंज। यहाँ पे करंट अनचेंज्ड है मेरे भाई, करंट अनचेंज्ड होगा, और यहाँ पे वोल्टेज अनचेंज्ड होगा। मतलब ये वोल्टेज को चेंज नहीं करेगा अगर हमारा करंट को चेंज करता है तो, ठीक है। तो जनरली देखा जाए तो जो ट्रांसफार्मर का बेसिकली यूज हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज चेंज करने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारा वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए जो मेन बेसिक डिवाइस है वो हमारा ट्रांसफार्मर है। अब सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर जो होता है ओनली वर्क एसी, फैक्ट्स को समझ लीजिए, ट्रांसफार्मर ओनली वर्क इन एसी, ओनली वर्क इन एसी, ये एसी में वर्क करता है। तो अब सवाल होता है कि यहाँ पे अगर ट्रांसफार्मर के इनपुट वाइंडिंग मतलब प्राइमरी वाइंडिंग में अगर आप डीसी करंट अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, सवाल है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम डीसी करंट अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली में डीसी में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, तो फ्लक्स हो जाएगा क्या हमारा कांस्टेंट। मतलब अगर हम डीसी करंट अप्लाई करते हैं प्राइमरी में, अगर प्राइमरी में अगर हम डीसी करंट अप्लाई करते हैं तो सीधी सी बात है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो होगा, सेकेंडरी जो होगा वो बर्न आउट हो जाएगा, बर्न आउट हो जाएगा, ठीक है। वो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी पे वर्क नहीं करता है, ओनली वर्क इन एसी। क्योंकि डीसी में इसलिए वर्क नहीं करता है कि फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसका ऑल पार्ट्स आर रेस्ट कंडीशन। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका मूवेबल कंडीशन में रहेगा तभी ना इसका मैक्सिमम और मिनिमम में होगा, करंट इंडक्शन होगा। एक बार अगर बाइंडिंग चार्ज हो गया और उसको डिस्चार्ज होने का मौका नहीं मिलेगा तो बाइंडिंग सेकेंडरी को क्या करेगा, हाई वोल्टेज के कारण जला देगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना निकल करके सामने आ रहा है। अब सवाल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कि ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग की बात करते हैं, कोई भी ट्रांसफार्मर का रेटिंग, तो रेटिंग कैसे इंडिकेट करते हैं, तो कोई भी ट्रांसफार्मर का रेटिंग इंडिकेट करने के लिए हम लोग KVA का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, KVA का। KVA का मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर होता है, ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर। तो कोई भी ट्रांसफार्मर का रेटिंग डिसाइड करना है तो रेटिंग के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं, हम लोग KVA, किलो वोल्ट एम्पियर।
और कुछ कुछ जगह पे आजकल हम लोग रेटिंग में MVA का भी यूज करते हैं, लेकिन MVA पॉपुलर उतना नहीं है, ज्यादातर पॉपुलर हमारा क्या है, KVA है, किलो वोल्ट एम्पियर। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रांसफार्मर अगर 15,000 KVA से 15,000 KVA से लेस होगा 15,000 KVA से क्या होगा हमारा, लेस होगा, तो वैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग LT ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, LT ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। LT स्टैंड फॉर लो टेंशन ट्रांसफार्मर, ठीक है। कौन सा ट्रांसफार्मर है हमारा, लो टेंशन ट्रांसफार्मर। और अगर कोई ट्रांसफार्मर 15,000 KVA से एबव है 15,000 KVA एबव का कोई ट्रांसफार्मर अगर है तो उसको हम लोग HT ट्रांसफार्मर कहते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर कहते हैं, HT ट्रांसफार्मर। HT स्टैंड फॉर हाई टेंशन ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, हाई टेंशन ट्रांसफार्मर। तो अगर यहां पर देखा जाए तो ट्रांसफार्मर का जो बेसिक अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस के साथ साथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट्स नहीं होता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसका इंडक्शन EMF जो होता है E = -N-dφ/dt। माइनस इसलिए है कि जो अप्लाइड करंट है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट क्या होता है, इंड्यूस्ड होता है मेरे भाई। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए, अगर ये जो E = N-dφ/dt है, अगर ये डायनामिक डिवाइस होगा, मतलब मूवेबल डिवाइस होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, तो उस कंडीशन में N को हम लोग RPM यानी रोटेशन पर मिनट कंसीडर करते हैं। और अगर वो स्टैटिक डिवाइस होता है तो N हमारा नंबर ऑफ टर्न्स होता है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका ऑलरेडी AC करंट के कारण रहता है, जो मूवेबल कंडीशन में रहता है, वर्चुअली मूवेबल कंडीशन में रहता है। और dφ/dt तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये आपका 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा सेल्फ इंडक्शन और दूसरा हमारा म्यूचुअल इंडक्शन होता है। क्लियर है यहाँ पे। तो अगर सेल्फ इंडक्शन है तो यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है, कि अगर कोई कॉइल में करंट अप्लाई करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। जैसे ये कॉइल है तो इसमें करंट अप्लाई किया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसी कॉइल में एक नया करंट इंड्यूस हो जाएगा जो अप्लाइड करंट के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये जो इंडक्शन EMF है, इसी इंडक्शन EMF को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब रही बात म्यूचुअल इंडक्शन की, तो जब म्यूचुअल इंडक्शन की अगर बात करें तो 2 कॉइल है यहाँ पे, ठीक है। एक कॉइल में आप करंट अप्लाई कर दो तो इस कॉइल में हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में जब सेकंड कॉइल आता है हमारा, कौन सा कॉइल आता है हमारा, सेकंड कॉइल आता है। तो जब सेकंड कॉइल आता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है चूंकि AC करंट के कारण आ रहा है हमारा, ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक अल्टरनेटिव नेचर का है। कौन सा नेचर का है हमारा, अल्टरनेटिव नेचर का है। तो यहाँ पे लिंकेज जो होगा मैक्सिमम मिनिमम होना शुरू होगा। लिंकेज क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम होना शुरू होगा। और सेकंड कॉइल में एक नया EMF इंड्यूस्ड होगा जो अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो चूंकि अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, क्या है, फील्ड कांटेक्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब देखो, ट्रांसफार्मर जो होता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। तो जब ट्रांसफार्मर को हम यूज करते हैं, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में हम EMF को ट्रांसफर करते हैं, तो क्या क्या चीज चेंजेस नहीं होता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पावर अनचेंज्ड रहेगा। प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जब वोल्टेज या करंट जो है अगर ट्रांसफॉर्म होगा तो पावर हमारा सेम रहेगा। प्राइमरी वाइंडिंग में जो पावर रहने वाली है वही हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी पावर रहने लगेगी, पावर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब सवाल यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि पावर अगर अनचेंज हो उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी अनचेंज्ड है। कहने का मतलब अगर प्राइमरी में 50 हर्ट्ज का AC अप्लाई किया हो तो सेकेंडरी में भी आपका 50 हर्ट्ज का AC निकलेगा। उसके बाद फ्लक्स अनचेंज्ड होगा, जो प्राइमरी में जो फ्लक्स रहेगा सेम टू सेम फ्लक्स आपका क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग में भी फ्लक्स रहने वाला है। और जैसे कि वोल्टेज को चेंज कर रहा है, तो जैसे कि वोल्टेज अगर देखिए चेंज हो रहा है तो करंट भी अनचेंज रहता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, यहाँ पे आप प्रैक्टिकली की बात करते हैं, तो वोल्टेज अगर स्टेप अप होता है तो करंट थोड़ा सा स्टेप डाउन हो जाता है। करंट हमारा थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्टेप डाउन होता है। प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं। और जब करंट अगर वोल्टेज स्टेप डाउन होता है तो थोड़ा सा करंट हमारा क्या होता है, स्टेप अप हो जाता है।
और यही चीज यहाँ पे करंट अगर स्टेप डाउन होता है तो थोड़ा सा वोल्टेज स्टेप अप होगा, और करंट अगर स्टेप अप होगा तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, थोड़ा सा स्टेप डाउन होता है। ठीक है, तो ये अनचेंज्ड करना, हमारा करंट चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा तो क्या होगा, करंट भी चेंज हो जाएगा। अनचेंज करना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, यहाँ पे चेंज करना ही उचित रहेगा, चेंज्ड, ठीक है, करना ही उचित रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये बदल रहा है तो ये अगर राइज हो रहा है तो ये फॉल कर रहा है। ठीक है, हमने ये पाइल अप होगा तो ये हमारा पाइल डाउन होगा, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, तभी तो जाके पावर को बैलेंस करके रखेगा हमारा। ठीक है, अब देखिए कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है ओनली वर्क इन एसी, कोई भी ट्रांसफार्मर हमारा क्या करेगा, एसी में ही वर्क करने वाला है। तो भाई मेरे अगर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग या इनपुट वाइंडिंग में अगर आप डीसी करंट अप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, क्योंकि डीसी करंट का फ्लक्स होता है हमारा कांस्टेंट, तो ऐसे स्थिति में होने वाला क्या है कि सेकेंडरी वाइंडिंग हमारा जल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। अब आते हैं कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग की बात करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है उसको हम लोग केवीए में इंडिकेट करते हैं, जिसको हम लोग किलो वोल्ट एम्पियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। आजकल एक मॉडर्न ट्रेंड चला हुआ है, कहीं कहीं इसका रेटिंग एमवीए में भी इंडिकेट किया जाता है, लेकिन इसको ऑथेंटिक उतना नहीं माना जाता है। मेन हमारा जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है वो केवीए ही होता है। अब कोई भी ट्रांसफार्मर अगर 15,000 केवीए से लेस है तो ऐसे कंडीशन में उस ट्रांसफार्मर को एलटी ट्रांसफार्मर यानी लो टेंशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है, और जो ट्रांसफार्मर 15,000 केवीए से क्या है एबव है उसको एसटी ट्रांसफार्मर यानी हाई टेंशन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। अब ट्रांसफार्मर का इन्वेंशन जो है ऑटो बाथे ने किया है। किसने किया, हमारा ऑटो बाथे ने किया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो बेसिक पार्ट होता है, ट्रांसफार्मर का बेसिक पार्ट जो होता है, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर में सबसे पहला आता है कोर, उसके बाद सेकंड नंबर में प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, और थर्ड नंबर में हमारा निकल करके आता है सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये जो कोर होता है मेरे भाई, ये जो ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है ये सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील का बना होता है या सीआरजीओ स्टील, सीआरजीओ स्टील का बना होता है। ये एक्चुअली में इसमें जो होता है हिस्टैरिसीस लॉस या एडी करंट लॉस की जो बात करेंगे आगे चल करके, वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है बट बहुत ही निग्लिजिबल होता है। इसलिए हम लोग कोर के रूप में सिलिकॉन स्टील या सीआरजीओ स्टील। आप लोगों के दिमाग में जाहिर सी बात एक प्रश्न भी आ रहा होगा, क्वेश्चंस भी आ रहा होगा कि सीआरजीओ स्टील का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये जो सीआरजीओ स्टील है इसका फुल फॉर्म होता है कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। याद रखिएगा, अक्सर पूछता है इसका फुल फॉर्म, सीआरजीओ स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। सीआरजीओ स्टील का फुल फॉर्म क्या है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। तो इसको हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि ट्रांसफार्मर में कि इसका बीएच लूप, जो बीएच कर्व होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कर्व जो होता है, ये एलिप्टिकल होने के कारण ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट करता है, जिसके कारण एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से हम लोग कोर के लिए दूसरा चीज को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा लॉसेस अगर आएगा मेरे भाई तो वोल्टेज के आउटपुट में दिक्कत आएगा, ट्रांसफार्मर गर्म होने लगेगा तो हमारा क्या बोलते हैं थर्मल रनअवे का कंडीशन आएगा और वाइंडिंग जल सकता है। इसीलिए हम लोग कोर में सिलिकॉन स्टील या सीआरजीओ स्टील का हम लोग यूजेस ज्यादा करते हैं। इसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है कोर में ही एस्टेब्लिश किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों हमारा क्या किया जाता है, कोर में एस्टेब्लिश किया जाता है, और ये दोनों के दोनों कॉपर वायर का बना होता है। दोनों का दोनों क्या होता है, कॉपर वायर का बना होता है। लेकिन आजकल जो है हमारा जो डे है, दिन पे दिन हमारा टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है, और चूंकि आजकल कॉपर की कमी हो गई है, इसलिए जो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर बहुत सारा अभी देखने को मिलता है कि उसका जो वाइंडिंग होता है एल्युमिनियम वायर का भी देखने को मिलता है। मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आजकल ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग वायर होता है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर का हमको एल्युमिनियम वायर का भी वाइंडिंग मिला है। मैं किया भी हूं, इसके बारे में बता दे रहा हूं, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल्स के साथ बता रहा हूं कि वाइंडिंग कॉपर वायर तो इसका नीड नेसेसरी है, क्योंकि इसको अगर कर दे तो इसका इफिशियंसी, लाइफ सब कुछ बढ़ जाता है। लेकिन अब क्या है कि कॉपर की महंगाई बहुत ज्यादा है,
तो आजकल आदमी थोड़ा सस्ता सामान भी चाहिए, महंगाई तो आसमान छू ही रही है, आप जान रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट्स निकाला गया है ट्रांसफार्मर में कि चलो जो बड़ा बड़ा ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्टेबलाइजर में होता है, इन्वर्टर में होता है, ठीक है, तो उसका ट्रांसफार्मर कॉपर वाइंडिंग का लेते हैं तो महंगा पड़ता है, तो वहाँ पे अगर हम एल्युमिनियम वायर वाइंडिंग लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। तो वो आजकल जितना भी इन्वर्टर आ रही है मैक्सिमम देखते हैं जो बनाते हैं लोकल में, चाहे हम भी बहुत बार बना के दिए हैं किसी को, ठीक है, तो उसमें हम बहुत सारे ट्रांसफार्मर में एल्युमिनियम का यूज किया, बहुत सारे ट्रांसफार्मर में कॉपर, वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग क्या है। तो प्राइमरी वाइंडिंग हमारा इनपुट वाइंडिंग होता है। कौन सा वाइंडिंग होता है हमारा? इनपुट वाइंडिंग होता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ये हमारा आउटपुट वाइंडिंग होता है। इनपुट मतलब इसमें एसी अप्लाई करेंगे और आउटपुट मतलब इसमें लोड टेकल करेंगे, यानी इसमें लोड कनेक्ट करेंगे हमारा, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग, तो इसमें क्या होता है कि हमको वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करना है, तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे भाई ट्रांसफार्मर का बेसिक पार्ट्स। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कोर के बारे में डिटेल से बताऊंगा, साथ ही साथ इसका ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। तब तक ये चीज को आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आशा करते हैं आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय संविधान।